Okay. So write a question. The wavelength of third line of Balmer series for a hydrogen atom is option A 21/100 R, option B 100/21 R, option C 21R/100, and option D is 100R/21. Calculate wavelength. After that, we will have a new topic, dual nature of matter. Sidra, am I audible to you? Yes, sir. You already studied this chapter, right? Yes, sir. Okay, then you can do this question too. सर ये बल्मर सीरीज क्या है? मैंने आपको बताया था ना, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड हम्फ्री। फवाज, सर लास्ट क्लास नहीं आया था। लास्ट क्लास में क्यों नहीं आते आप? अच्छा, लास्ट सर, क्लास में आप नहीं थे। ओके, तो आपने हाँ। लेक्चर नहीं देखा? सर से लिंक नहीं लिया था आपने? आज ले सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, कभी भी ले सकते हैं आप, जब भी क्लास में हो सर से पूछ लिया करिए, वो आपको पिछले क्लास के लिंक दे देंगे, उस हिसाब से फिर ये छूटेगा नहीं। वैसे देखिए, मैं आपके लिए बता देता हूँ, जो फर्स्ट लाइन होता है ना n=1, यहाँ पे होता है आपका लाइमन, ठीक है। चैट बॉक्स में इफ्रा का मैसेज आया, ऑप्शन डी। ओके, फिर ये देखिए, फवाज n=2 वाले का नाम होता है बाल्मर, इसको बाल्मर सीरीज कहते हैं। n=3 वाले का नाम होता है लाइमन बाल्मर, उसके बाद पास्चन, देन आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट, फिर आ जाएगा पी फंड, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हम्फ्री। तो यहाँ पे है बाल्मर, यहाँ पे है, ठीक है। तो इससे थर्ड लाइन पे जाना है, तो 1 2 3 यानी पी फंड में चले गए, और बाल्मर n=2 था, ये 3 है, ये 4 है, और ये क्या है, 5 है। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था बेसिकली, λ=2। सिद्रा, आप कर रही हैं ये क्वेश्चन? यस सर, कर रही हूँ। ओके, एलिन, चलिए फवाज इधर देखिए, एक रेडबर्ग फॉर्मूला होता है λ=2, सॉरी 1/λ=, रेडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ=, RZ² इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। जो छोटा वाला वैल्यू होता है लोअर एनर्जी लेवल, उसको यहाँ रखते हैं, और बड़े वाले को यहाँ रखते हैं। आर को आर के टर्म में ही रहने दीजिए, क्योंकि आर के टर्म में हमें आंसर देना है। 1/λ=, R इंटू, चूंकि ये हाइड्रोजन एटम है तो Z=1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देन 1/N1 का स्क्वायर, लोअर एनर्जी लेवल 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस अपर एनर्जी लेवल कितने पर गया है, बाल्मर के बाद थर्ड लाइन में गया है, तो बाल्मर से काउंट करेंगे 1 2 3, तो फिफ्थ नंबर के शेल पे गया है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब बस इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/λ=R इंटू 1/2 का स्क्वायर था तो 1/4 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर था तो 1/25 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 1/λ=R, और यहाँ हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 25 माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, 1/λ=25 माइनस 4, दैट विल बी इक्वल टू 21R अपॉन में 100। लेकिन अपन लोगों को किसका वैल्यू चाहिए, लैम्डा का,
तो लैम्डा इज इक्वल टू जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 100/21 हो जाएगा। सिद्रा, सॉरी, इफ्रा, यस सर। चेक करिए जरा, मैं भी चेक करता हूँ। आर तो यहाँ, आर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो जब लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर जाएगा ना। यस सर। ऊपर वाला नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा। रेसिप्रोकल लेंगे तो आंसर क्या होगा? क्या, कहाँ पे मिस्टेक किया था आपने? चेक करिए जरा। सिद्रा आपसे हो गया। एलिन, सर हमने इस स्टेप के बाद मिस्टेक करी थी। अच्छा, इस स्टेप के बाद क्या कर दिया था आपने? 100r/21 लिख दिया था। यस सर, क्योंकि हमने सोचा कि 1/r लिख देते हैं ताकि उसकी वैल्यू 192 लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम में, तो हमने इसको 1/r लिख दिया। तो फिर भी करती तो ऐसे होता ना, 100 ऊपर जाता और 21 इंटू 1/r होता, है ना? सर हाँ, तो इसको अगर कभी मिस ऐसे गलतियां नहीं किया करती। ठीक है, ये हो गया सबसे। फवाज, हाँ हो गया सर। Sir, which chapter is this? व्हाट, Which chapter is this? विच चैप्टर? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। I couldn't hear properly. ओके, चलिए ये लिख लिया आप लोगों ने? स्लाइड चेंज करूं? यस सर। Yes, sir. ओके। तो देखिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस टाइप के, ठीक है, और अभी भी आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, और इसमें एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है अपने पास? न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू RZ² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। दिस इज ओनली द फॉर्मूला। इसमें क्या हो जाएगा आपके पास? लैम्डा वेवलेंथ है, ये क्या है? वेव नंबर है। अगर वेव नंबर पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लैम्डा पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आर जो है रेडबर्ग कांस्टेंट है। क्या है ये? रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। और जेड जो है एटॉमिक नंबर है। n1 क्या है? लोअर एनर्जी लेवल है, जिसका n का वैल्यू छोटा हो वो उसमें एनर्जी कम होता है। ये क्या है? हायर एनर्जी लेवल है। आगे बढ़े। हाँ यस सर। सर। चलिए, अब देखिए अपने पास आ जाएगा डुअल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें अपने पास दो थ्योरी आता है, ठीक है, दो स्टेटमेंट आता है अलग अलग साइंटिस्ट के। एक आता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ और दूसरा जो होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे टॉपिक डालिएगा डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर की जब बात करते हैं तो बेसिकली ये जो होता है ना, वेव नेचर बताता है इलेक्ट्रॉन का, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास ना दोनों नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। तो ये जो डुअल नेचर जो होता है, बेसिकली वेव नेचर जो होता है वो डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग ने बताया था। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे टॉपिक डाल लीजिए, फिर बताइए, तो फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। पहले टॉपिक लिख लीजिए आप। रिटर्न सर। गुड, नाउ कॉन्सेंट्रेट और फोकस। देखिए यहाँ होता क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। नेक्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक डालिएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जब हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करते हैं तो देखिए यहाँ क्या होता है। डी ब्रॉगली ने बोला था कि जो भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कंटिन्यूअसली मूव करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है। और उस वेव को कैसे दिया जाता है, कैसे निकाला जाता है? उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम।
मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन, चूंकि हमें पता है कि अपने अपने ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली मूव करता है, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हर इलेक्ट्रॉन के पास एक वेवलेंथ होगा, ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन एक वेव फॉर्मेशन करेगा और उस वेव का जो वेवलेंथ होगा गिवन बाय दिस फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच जो होता है वही है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या है ये, प्लैंक्स कांस्टेंट, और पी जो है आपका वो होता है मोमेंटम। पी क्या होता है, मोमेंटम। अब हमने क्लास 9th में ही पढ़ लिया है कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी होता है, MV। ठीक है। तो हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है Yes, सबको? sir. Yes, इलेक्ट्रॉन sir. इज एसोसिएटेड विद द वेव इन विच द वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। और इसको ना वेवलेंथ कहते हैं या फिर डायरेक्ट बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब देखिए इसके दो फॉर्मूले आ गए, आपको भी पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी और पी इज इक्वल टू एम वी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई किस टर्म में करेंगे उसको जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसमें राइट हैंड साइड पे m से मल्टीप्लाई और m से ही डिवाइड कर दिया, तो अकॉर्डिंग टू मैथ्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2m, m से डिवाइड कर दिया। और जब m से मल्टीप्लाई करूंगा, m ऑलरेडी ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। एंड वी कैन ऑल्सो राइट 1/2m, और यहाँ पे m स्क्वायर v स्क्वायर को mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं फवाज। जी सर। अब यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दो चीज आ गया अपने पास, हाफ 1/2m, और यहाँ पे क्या आ गया, एम वी का होल स्क्वायर। और आप लोगों को पता है चूंकि एम वी इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, क्या होता है, मोमेंटम होता है कि नहीं। तो हम Yes, क्या sir. कर देंगे, सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हम लिख देंगे 1/2m, और एम वी का होल स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, पी का स्क्वायर रख देंगे। नाउ पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m के ही आएगा, एंड p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2m के। अभी देखते जाइएगा, ये डेरिवेशन कर रहा हूँ बेसिकली फॉर्मूला का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग फिजिक्स में भी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास मोमेंटम का फॉर्मूला। और अभी मैंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। दैट मीन्स कि एच अपॉन पी के जगह वी कैन सब्सटीट्यूट √2m के, लिख सकते हैं ना। Yes, sir. तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। लास्ट में पूरा फॉर्मूला लाइन से लिख दूंगा मैं, ठीक है, पहले देखते जाइए। अब देखिए एक और नया फॉर्मूला आपको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो EVS के बराबर होता है, याद है फवाज? फवाज याद नहीं है? हाँ सर यार। एलिन, सिद्रा? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we will replace KE by EVS. What is this? And in other books VS is written like h upon √2m EV. Okay, it's just representation, either it will be VS or V. Now देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, VS, और यहाँ आ गया V, ठीक है। ये क्या है, आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये क्या है, 2 नंबर है, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो इन सब का तो वैल्यू हमें पता है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट का वी नो द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट H, we know the value of mass of electron 9.1 into 10 raised to the power minus 31, we know the value of charge on electron 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. So after after putting the value of H, M and E, we will get 150 under root of 150 by V angstrom. It is angstrom. Or after calculating 150, it will be like 12.25 under root of V angstrom. तो देखिए अपने पास ये, इससे डरना नहीं है कि सर ये कहाँ से आ गया 150, और ये सबसे पहले लैम्डा यहाँ पे एंगस्ट्रम में आया। दूसरी बात कि 150 कहाँ से आया, ठीक है, तो 150 आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी विल गेट दिस। ओके, तो फाइनल अगर मैं फॉर्मूला एक लिखूं, ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू स्टार्टिंग में आया था आपका अकॉर्डिंग टू
डी ब्रॉगली एच अपॉन पी, जिसको आप लोग इजिली एच अपॉन एम वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। पी के अब काइनेटिक एनर्जी के टर्म में देखेंगे हम लोग, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अपने पास क्या आ जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट 2m जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m EV, ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 150/V। अगर आपको पोटेंशियल डायरेक्ट गिवन है, ठीक है, ये एंगस्ट्रम में आ गया, ठीक है, यहाँ पे एंगस्ट्रम में है ये, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद अपने पास अंडर रूट V, और ये क्या आ जाएगा 12.25, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, एंगस्ट्रम में आएगा, यहाँ पे एंगस्ट्रम में आएगा, यहाँ पे एंगस्ट्रम में आएगा। यहाँ पे देखेंगे, अगर देखिए यहाँ पे यूनिट में बिल्कुल ध्यान देना है, अगर मास को केजी में लिया और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लिया तो यहाँ पे मीटर में आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी मीटर में आएगा। यहाँ पे अगर आप लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया तो ये एंगस्ट्रम में आएगा। जब भी अगर पोटेंशियल डायरेक्ट गिवन है आपको, तो सीधे सीधे लास्ट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, बहुत आसान है। लिखिए जरा, आराम से लिखिए, समझ समझ के। इफ देयर विल बी एनी डाउट प्लीज आस्क मी। So this page is done. Okay, Sidra and Fawaz and हो गया Ali. सर? Okay, I'm changing the slide. सर हो गया है। So Everyone 1 done? minute. Okay, take your time. Done, sir. Done. Very good. Everyone done with this? Aline? Yes, sir. Okay, changing the slide. Just write it. No. For 0.66 kg, ball is moving with a speed of 100 meter per second. The associated, your final exams will be subjective or objective? So subjective. Subjective. Okay. The associate, oh sorry, it's associated, not association. The associated wavelength will be
Sir, but our term exams are objective type. Term exams are objective. Okay. All of you are from same school or different school? Fawaz? हाँ सर, मैं तो इंडियन स्कूल में। Okay, okay. So my answer is coming option C. Option C. Okay. Fawaz, Sidra, and Aline, what about you? Everyone done with this question? Sidra, are you solving it? Yes, sir. Okay, what is your answer? Or you are still solving it? Sir, C. C, very good. Fawaz, सर कर रहा हूँ, क्या? कर रहा हूँ। चेक कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा जरा देखिएगा. सो इजी. यहाँ पे है आपके पास 0.66 kg बॉल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड. एसोसिएटेड वेवलेंथ, सबसे पहले दिमाग में यही आना चाहिए, h/p. मोमेंटम डायरेक्ट तो दे नहीं रखा है, तो h/mv. h का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में मास कितना दे रखा है आपका 0.66 और वेलोसिटी कितना आपका 100. ठीक है, तो ये तो मीटर में ही आना है. ठीक है, अब जरा देख लीजिए, इसे सॉल्व कर लेंगे. 6.66, ये देखिए डेसिमल हटाएंगे नीचे एक 10 आएगा, इस डेसिमल को हटाएंगे नीचे 100 जाए, ऊपर 100 जाएगा. 66 से 66 कैंसिल. अब ये कितना हो गया, 30 हो जाएगा. ये 30 हो जाएगा कि नहीं? तो व्हाट इट विल बी 10⁻⁻34 और 10⁻², ये हो जाएगा -32 डिवाइडेड बाई 10⁻3. ऊपर जाके ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो 10⁻35 मीटर. दैट मीन्स 1 इंटू 10⁻35 -35 मीटर. ओके, ओके सर। चलिए यहाँ तक क्लियर है? इसे Yes, लिख sir. लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए, तो अब यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, एक ये वाला बात ध्यान में रखिएगा कि इसका एक मॉडिफाई, जैसे आपको मैंने पोस्टुलेट में लिखवाया था कि एंगुलर मोमेंटम. ओके ओके, आई कैन.
Done. Now say angular momentum is equal to integral multiple of h upon 2 pi. याद है ये पोस्टुलेट आप लोगों को? यस सर। अब देखिए इसमें भी ना हम लोग लैम्डा ढूंढ निकालेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पे मैं क्या किया कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई इंटू एम वी आर इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया एन एच। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये एम वी को एक साथ रखा और आर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 पाई आर इंटू एम वी इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, सॉरी एन एच हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी, वी कैन राइट और नॉट? वी कैन इजिली राइट इट। नाउ 2 पाई आर अपॉन n is equal to h upon mv, which means h upon p, होता है कि नहीं? mv मास इनटू वेलोसिटी को ये लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर है? लैम्डा के बराबर है कि नहीं? तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन में n के फॉर्मूले से भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। ये जो n है ये शेल नंबर है कि किस शेल में आएगा, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, जैसे हमने किया था ना, एनर्जी का फॉर्मूला दिया था, रेडियस का, वेलोसिटी का, तो उसमें जो n था ऑर्बिट, वही है ये शेल या फिर ऑर्बिट। r क्या है आपका? रेडियस है। क्या है यार? रेडियस है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है 2 पाई आर से आपको क्या मिलता है? 2 पाई आर फॉर्मूला कहीं देखा आप लोगों ने मैथ्स में? 2 पाई आर सरकमफ्रेंस देखा। तो बेसिकली सरकमफ्रेंस को, ठीक है, अगर किसी ऑर्बिट का वेवलेंथ निकालना है हमें, ठीक है, तो सरकमफ्रेंस को अगर डिवाइड कर देते हैं उस ऑर्बिट नंबर से, तो अपने को क्या मिलेगा? वेवलेंथ उस ऑर्बिट का मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? यस। यस सर। तो देखिए सवाल जो एक बार नीट में एक बार सवाल पूछा था, ठीक है, इसी बेस पे पूछा था, ये लिख लीजिए पहले आप लोग, उसके बाद मैं इस सवाल को लिखवाता हूँ। और कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना तो ये नहीं कि बस क्वेश्चन देके सॉल्व करते रहना, नहीं, उसके ऑप्शंस को भी देखना है कि किस टर्म में दिया हुआ है। ठीक है इफ्रा? नहीं तो आप आर सोचिएगा कि 1/r कर दूं, लेकिन ऑप्शन में ऑलरेडी आर है तो उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। तो इस बात को ध्यान में रखना है। हो गया सर। डन सर। Done? Everyone done? Okay. Let's see. We will have a question. In the hydrogen atom, the de Broglie wavelength. अगर आप लोगों को कुछ समझना है क्वेश्चन देख के मुझे बता दीजिएगा, लेकिन एक बार सोचने की जरूर कोशिश करिएगा, इनिशिएट करने की, क्वेश्चन देख के। कभी भी बस देख के हार नहीं मानना चाहिए, पहले ट्राई तो करिए। इन द सेकंड बोर ऑर्बिट is यहाँ पे ये 2019 का सवाल है नीट का। गिवन दैट बोर रेडियस ए नॉट का मतलब है फर्स्ट शेल में 52.9 पिकोमीटर दे रखा है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमें क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालना है 211.6 पिकोमीटर, बी जो है 211.6 पाई पिकोमीटर,
ठीक है, सी जो है आपका 529 52.9 सॉरी 52.9 पाई पिकोमीटर, और डी जो है आपका 105.8 पिकोमीटर। सर हमारा ऑप्शन बी आ रहा है। दैट्स ग्रेट। ये जो दे रखा है ये फर्स्ट सेल का दे रखा है एनर्जी रेडियस। फवाज ठीक है। सिद्रा Yes, एलेन, sir. सिद्रा हो गया। सर ऑप्शन डी है। सर डी। डी नहीं, डी नहीं, बी है। चलिए जरा इधर देखिए, मैंने आप लोगों को जो सिखाया था, ठीक है, अगर लैम्डा इसमें अगर ये वाला फॉर्मूला लगाया आप लोगों ने, एच इज इक्वल लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये सब लगाइएगा तो सॉल्व होगा। यहाँ पे काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, ठीक है फवाज, यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले से कितने लोग सॉल्व किए हैं? इफ्रा, सर हमने तो उससे क्या 2πr/n वेरी गुड। तो यहाँ पे ये लगेगा 2πr अपॉन में एन। देखिए यहाँ पे जो बात है, ऑप्शन में पाई दे रखा है तो पाई को चेंज करने की जरूरत नहीं है। 2 तो नंबर होता है, एन भी गिवन है। कितना गिवन है? एन सेकंड बोर ऑर्बिट। तो यहाँ पे आर क्या है? तो आर हम लोग निकालेंगे। आर दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, यही लिखवाया था ना? ठीक है, तो ये एंगस्ट्रम में था, लेकिन यहाँ पे एक हिंट्स दे रखा है कि ये पिकोमीटर में कैसे होगा। तो आर एन पिकोमीटर में जो होगा 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर में होगा। इतना दिमाग लगा लेना चाहिए। या फिर आप एंगस्ट्रम में निकाल के इसको मीटर में करके यहाँ डाल दीजिए और फिर उसको पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट ये यूज करिए। किससे मैं सॉल्व करूँ बताइए जरा एलिन? सेकंड। हाँ यस, 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, R2 जब निकालेंगे यानी सेकंड ऑर्बिट का, तो ये क्या हो जाएगा 52.9 एन स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और जेड तो 1 ही है। तो बेसिकली यहाँ कितना आ जाएगा 52.9 इंटू 4। कितना आया था? 4 9 जा 36, 3 आया, 4 2 जा 8 3 11, 4 5 जा 20, 20 और 1 21। ठीक है, ये आ गया आपका रेडियस पिकोमीटर में। अब यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू क्या करिए, 2πr अपॉन में n। ठीक है, 2 इंटू पाई को पाई में ही रहने दीजिए क्योंकि ऑप्शन में दिखा था। r का वैल्यू रख देंगे 211.6 अपॉन n। 6 सेकंड बोर ऑर्बिट है पिकोमीटर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अपने पास जो लैम्डा आया वो हुआ क्या, 211.6 पाई पिकोमीटर। इफ्रा यही आ रहा है? यस सर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, एलिन, सिद्रा एंड फवाज।
फवाज, Yes, हाँ sir. वेरी गुड सिद्रा। If you are done with this, please let me know. I will move to the next topic. ठीक है, हो गया सर। ठीक है, बस मेरे बताने के बाद ही होता है फवाज आपका। नहीं सर, आप एग्जैक्ट वही टाइम पे बोलते हैं। हाँ, ओके ओके, मतलब मेरी गलती है, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, हाँ, मेरी गलती है। चलिए नहीं नहीं, गलती नहीं। ठीक है, लिखिए जल्दी से। हो गया सर। Okay. We will now move to the second topic, which is Heisenberg uncertainty principle. सबसे पहले टॉपिक डालिए मेरे साथ, हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे अपने पास हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल की जब बात होती है तो इन्होंने क्या बोला था, उस बात को लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। इट स्टेट्स दैट, एक्चुअल में इन्होंने क्या बोला था कि एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली और एट द सेम टाइम हम किसी इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसी को मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं। इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum कह लीजिए या फिर वेलोसिटी कह लीजिए, द एग्जैक्ट मोमेंटम एंड एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। just write it please. डन सर। Done. Okay, Done. so what does this principle say is that साइमल्टेनियसली हम किसी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और मोमेंटम को नहीं बता सकते, या फिर साइमल्टेनियसली किसी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और वेलोसिटी को हमने नहीं बता सकते। तो इन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया, ठीक है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ध्यान दीजिएगा, ये जो डेल्टा एक्स है ना, ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। क्या है ये, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। और ये जो डेल्टा पी है आपका, ये है आपका अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्या है ये, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। एच जो है आपको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। पाई का मतलब पता ही है। अब एक बात बताइए आप लोग कि अगर हम मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है फवाज, पी इज इक्वल टू
एमवी। mv। तो अगर चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो चेंज जो आएगा मोमेंटम में वो किसके वजह से आएगा, मास के वजह से आएगा या वेलोसिटी के वजह से आएगा फवाज? यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम जो आएगा वो किसके वजह से आएगा, मास की वजह से या वेलोसिटी की वजह से? सर वेलोसिटी। वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि मास तो कांस्टेंट लेते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। तो इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर देंगे और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एंड वी कैन ऑल्सो राइट डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी greater than equal to h upon 4 pi m. And here what is delta v? Delta v is uncertainty in velocity. तो यहाँ पे एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ और ये डुअल नेचर ये रिप्रेजेंट करता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड होता है, पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। रेडियस फॉर्मूला, एनर्जी फार्मूला लगाइए, रेडबर्ग फार्मूले पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। वेलोसिटी पे फार्मूले पे ही आता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फार्मूला। अगर फार्मूला आपको ध्यान में है, कैसे यूज करना है, उसका एप्लीकेशन आता है, तो फिर तो 100% स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर में। बहुत आसान है, इसे लिख लीजिए पहले आप। हो गया सर। हो गया, डन सर। ग्रेट ग्रेट, डन। चलिए अब कुछ सवाल करते हैं इसके बेस पे, ठीक है। तो सवाल कुछ ऐसा है, बहुत आसान आसान सवाल होते हैं इस बेस पे, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन दे देता हूँ। बॉल weighing, WIEIGHING, a ball weighing 25 gram moves with a velocity of 6.6 into 10 raised to the power 4 centimeter per second. Then find out the de Broglie wavelength lambda associated with it. यहाँ पे जो बात है, आपको पता है क्वेश्चन कहाँ गड़बड़ करेगा, आप लोग कहाँ करिएगा, यूनिट पे, यूनिट पे फोकस करिएगा जरूर कि एच का वैल्यू क्या ले रहे हैं, किस यूनिट में ले रहे हैं, दैट इज मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोगों ने फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लिया? आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ माय कैमरा फॉर a few minutes, okay? Will it be okay? Fawaz, Sidra, Ifra? हाँ सर, कोई Yes, प्रॉब्लम। Okay, only for okay, let me know. फिजिक्स में कहाँ तक कर लिया आप लोगों ने? सर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आप लोग यूनिट एंड डायमेंशन किया आप लोगों ने? यस सर। Do you know how to change unit from one unit to another unit? Bigger to lower or lower to smaller to lower or lower, smaller to larger or larger to smaller? यस सर। Okay. And you know the difference between SI unit and CGS unit? यस। Okay. For us, do you know the difference between a CGS unit and SI unit? सर एक बार बता दो। अरे पहले ये सवाल करिए, ये सवाल लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। चलिए एक और सवाल दे देता हूँ मैं।
do this, solve these two questions. Are you done? Ifra? So just a minute. Please take care of the units. If you want to solve it in centimeter per second, then usually h equals to 6.6 into 10 raised to the power minus 34 joule second, and this is joule second is SI unit, and you cannot solve it by putting the value of h 6.6 into 10 raised to the power minus 34 joule second and taking this velocity which is in CGS unit. CGS unit is centimeter, C centimeter, G for gram, S for second, and this is also CGS unit. So it will be convenient if we will convert this H in CGS unit, and we can easily convert it in CGS unit by multiplying by 10 raised to the power 7, and it will be converted into erg second. Second is SI unit as well as CGS unit, so you don't need to change the unit of time second, and you can put 6.6 into 10 raised to the power minus 27 erg second there in place of h. So lambda is equal to h upon mv, we already know that, and the value of h we are taking here 6.6 into 10 raised to the power minus 27 erg second, and here mass is 25 gram, which is very good, 25 gram, and velocity is 6.6 into 10 raised to the power 4 centimeter per second, and after solving it we will get lambda in centimeter. And if you want to solve it in SI units, then just convert this in meter per second. You just need to convert centimeter into meter, and you have to convert gram into kg. Then put the value of velocity and mass in kg and centimeter per second, and you will get the value of lambda in meter. Got it or not? Sir, 4 into 10 raised to the power minus 34. Okay, very good. Centimeter or second meter? Sir, meter. Okay, very good. 4 into 10 raised to the power minus 34 or minus 30
233. Check it out. It will be 4 into 10 raised to the power minus 34. Minus 33 centimeter. फवाज, आपको समझ में आया या दोबारा बताऊं पूरा करके? सर इसके बाद वो क्या करना है इसको? देखिए यहाँ पे अपने को क्या दिया है कि हमें जो पता होता है जनरली वो h का वैल्यू हम किस में लेते हैं, SI यूनिट में लेते हैं, जूल सेकंड। लेकिन यहाँ पे ये जो वेलोसिटी दे रखा है CGS में दे रखा है और मास भी CGS में दे रखा है, तो दो चीज कर सकते हैं, या तो मास और वेलोसिटी को SI यूनिट में करिए या फिर इस h को CGS यूनिट में कर दें। तो आपको पता है 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10 raised to the power 7 अर्ग, और अर्ग जो होता है बेसिकली ये CGS यूनिट होता है, ठीक है, CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इतना जूल था, इसमें मल्टीप्लाई किया तो अर्ग आ गया। अर्ग आने के बाद हम बस वैल्यू पुट कर दिए, और यहाँ पे जब सॉल्व करिएगा तो 0.04 इंटू 10 raised to the power माइनस 31 सेंटीमीटर आएगा, जिसको 4 इंटू 10 raised to the power माइनस 33 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये समझ में आया? हाँ सर। और इसको अगर आपको उसमें करना है मीटर पर सेकंड में, मतलब जूल में लाना है, तो ये 6.6 जो है बेसिकली आपका 6.6 इंटू 10 raised to the power क्या है, 6.6 इंटू 10 raised to the power 4 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 raised to the power -2। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10 raised to the power -2 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है, यानी 6.6 इंटू 10 raised to the power 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और आपको 25 ग्राम दे रखा है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 25 इंटू 10 raised to the power -33 ले लीजिएगा, केजी में हो जाएगा, ठीक है। और जूल जो स्टार्टिंग में एच का वैल्यू था 6.6 इंटू 10 raised to the power -34, उसको लेके सॉल्व कर लेंगे, आंसर मीटर में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए इसमें ये लिख लीजिए, अगर इसमें कोई डाउट हो अभी भी, सिद्रा आपको भी, तो प्लीज पूछ लें। एलिन, एलिन हो गया? फवाद स्लाइड चेंज करूं? हाँ सर। ओके, सिद्रा? Yes, sir. Okay, now solve this question. Uncertainty in position of a moving particle is 0.
Will it be 0 or infinity? Fawaz? सर infinity. infinity. इन्फिनिटी, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे लगाएंगे, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी निकालना है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स, और नीचे जब 0 आ जाता है डेनोमिनेटर में, ये 4 पाई इंटू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 0 विच इज इन्फिनिटी। तो डेल्टा पी जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी। ठीक है फवाज एंड एलिन? ठीक है सर। Okay, I'm changing the slide. Moving to the next question. Now we have question like, क्या बोला आपने? सर पीछे जाओगे सर? हाँ हाँ, ठीक है, हो गया सर। calculate the uncertainty in position of a particle, in position of a particle when the uncertainty in momentum is, ये दे रखा है 1 into 10 raised to the power minus 3 ग्राम पर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेट अ मिनट, अच्छा अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम दे रखा है तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड बी इज 0। दोनों के लिए कैलकुलेट करना आपको अनसर्टिनिटी इन पोजीशन। वेरी गुड सिद्रा, व्हाट अबाउट ए? इफ्रा? सर बस 1 मिनट बता। ओके,
Again, we are given with calculate the uncertainty in position of a particle when the uncertainty in momentum is this much, and this is given in CGS unit. So again, applying delta x dot delta p greater than equal to h upon 4 pi. So delta x greater than equal to h upon 4 pi delta p. Now the p, delta p, change in momentum, uncertainty in momentum, is given 3.14 is given as 10 raised to the power minus 3 gram per centimeter cube, gram centimeter per second. Okay, it is in centimeter per second. So we will take the value of h, which is in CGS unit. We already calculated 6.6 into 10 raised to the power minus 27. If we will solve it, we will get the answer in centimeter. Remember, 1 joule is equal to 1 joule is SI unit, joule is SI unit, and if we will calculate in CGS unit, it will be 10 raised to the power 7 hours. So H is equal to 6.6 into 10 raised to the power minus 34 joule second, and if we will solve it in CGS unit, we will get 6.6 into 10 raised to the power minus 34 into 10 raised to the power 7, which is equal to 6.6 into 10 raised to the power minus 27 erg second. Very good for us. If we're done, एलिन, आपको समझ आ रहा है सब कुछ? सर हमारा फर्स्ट आंसर आ रहा है 3.3 डिवाइडेड बाय 6.28 into 10 raised to the power minus 24. It is in centimeter or meter? सर सेंटीमीटर. Okay, 10 raised to the power minus 24. Okay, okay, very good. Just tell me 3.3 what is what it is? 3.3 divided by 6.28. 6.28 into 10 raised to the power minus 24, right? Yes sir. Okay, let me check it. If we will divide, okay, it's good. When you will divide it, you will get 0.52 into 10 raised to the power minus 24 centimeter. All good. Sidra, what about you? The first part A is Answer done. B is infinity. Fawaz, what is the answer of B? Sir, infinity. Infinity. Okay. Should I change the slide? Yes sir. Yes, sir. Okay. Moving to the next question. We have calculate the uncertainty. Calculate the uncertainty in velocity of a cricket ball. Of a cricket ball of mass 150 gram. If the uncertainty in its position is of the order of 1 angstrom, use H is equal to 6.6 into 10 raised to the power minus 34 joule second. That means you have to calculate it in SI units. मतलब आपको जो वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है वो मीटर पर सेकंड में निकालना है, सेंटीमीटर पर सेकंड में नहीं.
इफ्रा So just a minute. Tell me. सर बता दो। नहीं हुआ आपसे? वेरी गुड। नहीं हो रहा। देखिए, कैलकुलेट द Sir, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। यस सर हमारा 11/3.14 into 10 to the power -34 आ रहा है। 34। व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? मतलब यूनिट क्या आ रहा है, मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड? Sorry sir, -24 मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड? meter per second. Meter. अगेन टेल मी द रेशियो, व्हाट वाज इट बिफोर 10 raised to the power -24? Sir 11/3.14. 11 3 3 is 9, 3 4 is 12. Okay, it is good. फौज आप देखिए, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इफ द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज ऑफ द ऑर्डर 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एच का वैल्यू ये लेना है, दैट मींस ये तो एसआई यूनिट है, तो हमें मास भी एसआई यूनिट में चाहिए। ठीक है, तो हम देखिए डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब चूंकि यहाँ पे क्या गिवन है कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है, तो पी से तो निकलेगा नहीं, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। नाउ वी विल कैलकुलेट। देखिए यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 1 एंगस्ट्रम है, तो इसको भी ऐसा यूनिट में करेंगे। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 राइज टू द पावर -10 मीटर होता है, इनटू डेल्टा वी तो हमें निकालना है। ठीक है, डेल्टा वी तो निकालना है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10 राइज टू द पावर -34 अपॉन 4 इंटू पाई का वैल्यू भी डाल दीजिए। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3.14। और मास जो है 150 ग्राम है, इसको भी केजी में कन्वर्ट कर देंगे, 10 राइज टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा 6.6 इंटू 10 राइज टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई यहाँ 4 इंटू 3.14 इंटू 150 इंटू 10 राइज टू द पावर -3 इंटू 10 राइज टू द पावर -10। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे पावर। ठीक है, जरा पावर सॉल्व करिएगा तो देखिएगा यहाँ पे क्या आ गया, 6.6 इंटू 10 राइज टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 8, 4 4 जा 16, 4 1 5, 4 3 जा 12 इंटू 150 इंटू 10 राइज टू द पावर, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 13। तो जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, एक काम करिए, इस जीरो को अगर हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 मिनट रुक जाइए, इसको बस अब सॉल्व करना है, आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6.6 इंटू 10 राइज टू द पावर -34 और अपॉन में क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैं, तो 12.56 इंटू 12.56 इंटू 150 था, तो इसको भी लिख देता हूँ 15 इंटू 10, और ये जो 10 राइज टू द पावर -13 नीचे था, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 6.6 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस का कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 21 आएगा कि नहीं?
बताइए। और यहाँ पे क्या था आपका 12.56 इंटू 15 इंटू 10 को रेस्ट टू द पावर ऊपर ले जाएंगे तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -22। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख जाएंगे तो आंसर आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये समथिंग आ जाएगा 3.49 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -24 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है ठीक है सर। चलिए पीछे देंगे। पीछे, हाँ हाँ आप बस ऑर्डर करिए। हाँ। हाँ हो जाए तो बताइएगा। एलिन हो गया आपका? ओके सिद्रा? हो गया सर। यस सर हो गया। चलिए ये भी लिख लीजिए आप फवाज। then we will move to the next question from this part. In next class we will study quantum number. बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको पढ़ के आइएगा थोड़ा सा और अच्छा लगेगा आप लोगों को। हो गया सर। Okay. Now write a question. It's a good question from NEET. If uncertainty in position and momentum are equal, then uncertainty in velocity. There are 4 options. A is 1 by m under root h upon 5. B is under root h upon 5. C is 1 upon 2m under root h upon 5. D is under root h upon 2 pi. हो जाएगा या बताऊं मैं? इफ्रा सर बता दीजिए। चलिए बहुत आसान सवाल है ये। अगर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिएगा ना सब कुछ सॉल्व होगा। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल दैट मींस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी। लिख सकते हैं दोनों बराबर है कि नहीं। अब हमें Yes. पूछ रहा है आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो हमें फॉर्मूला पता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई।
अब देखिए यहाँ पे बात ये है कि ये पूछ रहा है वेलोसिटी, और वेलोसिटी किस में आता है, मोमेंटम में आता है या फिर पोजीशन में आता है, मोमेंटम। मोमेंटम में। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो डेल्टा एक्स के जगह डेल्टा पी लिख सकता हूं मैं, डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, जस्ट सी। ओके, नाउ डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। नाउ डेल्टा पी इक्वल्स टू एम डेल्टा वी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इट्स सो इजी, m square and delta v square is equal to h upon 4 pi. Now we need to find delta v, that is uncertainty in velocity. Delta v square greater than equal to h upon 4 pi m. Now this is delta v, uncertainty in position ka square. So delta v, uncertainty in velocity, is equal to h upon 4 pi m, and it is in under root because when we will remove a square the opposite side will be rooted. Now delta v equals to what is the square root of 4? 1 by what is the square root of 4? 2 and 1, and we can write h upon, wait a minute, pi, sorry, it's m square v square, so it will be m square, and m will also be outside, and this will be your answer. मैं दोबारा समझा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा m स्क्वायर इधर छूट गया था। देखिए डेल्टा x डॉट डेल्टा पे ये इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अब हमें पता है कि वेलोसिटी मोमेंटम में मिलेगा, तो डेल्टा x और डेल्टा p बराबर था, तो डेल्टा x के जगह क्या रख दिया हमने, डेल्टा p डॉट डेल्टा p इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, डेल्टा p स्क्वायर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। नाउ डेल्टा p इज इक्वल टू m डेल्टा v, तो m डेल्टा v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। नाउ it is a square since, so m square dot delta v square greater than equal to h upon 4 pi। m square को यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर डिवीजन में कर देंगे, and we'll take root, and this will be your answer. तो आंसर इज C. ओके, ओके सर। समझ में आया, इससे लिख लीजिए। डन सर। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्वांटम नंबर पढ़ के आएंगे, ओके ठीक है, 4 क्वांटम नंबर होता है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में वहाँ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। ओके, हाँ सर ये 4 पाई कैसे हुआ बता सकते हैं? अरे ये तो फॉर्मूला में ही है ना, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। कहाँ है ये, रुक जाइए, ये रहा, ये तो इक्वेशन दिया गया था ना, अनसर्टेनिटी का एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। हाँ अब बताइए और क्या समझ में नहीं आया। नहीं सर समझ आ गया है।